नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। जो हमारे गोठ कार्यक्रम है, वीआईपी न्यूज की विशेष पेशकश हमर गोठ में हम समसामयिक, सामाजिक और जिस तरीके से सामाजिक के साथ राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, तो आज यहाँ पर मिशन 2023 में गुमनाम प्रत्याशी पर चर्चा कर रहे हैं। गुमनाम प्रत्याशी को लेकर यहाँ पर सत्ता पक्ष पूरी तरीके से विपक्ष पर हमलावर है। जिस तरीके से अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उन्हें गुमनाम प्रत्याशी सत्ता पक्ष मानकर चल रहा है, जिसका कि 16 अक्टूबर को जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नामांकन दाखिल करेंगे और इस नामांकन दाखिले में एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर उनकी संज्ञा एक तरह से गुमनाम प्रत्याशी के रूप में सत्ता पक्ष करता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि गुमनाम कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा अब धीरे धीरे एक बार फिर से धूमिल से एक अच्छे चेहरे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोल चुके हैं कि एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि सत्ता पक्ष को अब फिर नजर आने लगा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ताकत बढ़ रही है और ताकतवर चेहरे के रूप में वो भाजपा में एक बार फिर से उभरते नजर आ रहे हैं। तो आज हम गुमनाम प्रत्याशी पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने उन्हें गुमनाम प्रत्याशी बताया है, तो उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, जिसमें कि सत्ता पक्ष से अगर बात करें कहीं पे, तो यहां पर हम सबसे पहले आपको बाइट सुनाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित रूप से बड़े नेता बोले जाते हैं। अब उनके नामांकन में अमित शाह आ रहे हैं। ये किसी ऐसे प्रत्याशी के नामांकन में आते जो नामचीन नहीं होता, गुमनाम होता तो समझ आता। मतलब दो चीजें हैं। एक तो अमित शाह को भी यह भरोसा नहीं है कि किसी गुमनाम प्रत्याशी के नामांकन में जाएंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, रमन सिंह जी को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि वो राजनांदगांव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो अमित शाह के प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं कैडर होता है, ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा का। कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार होता है, गांधी परिवार, इसके अलावा कांग्रेस की कोई पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं कैडर काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और दूसरी बात, जिनके पास नेता होगा तो जाएंगे। हमारे पास चाहे विश्व को, भारत को दिशा दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह हो और विभिन्न बड़े बड़े नेता हैं, तो वो सारे नेताओं के नामांकन में जाएंगे। कांग्रेस के पास तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ये जरा हमारे बारे में बयानबाजी करना बंद करें। बनाकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार आगे बढ़े हैं, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे प्रत्याशियों गुमनाम प्रत्याशी पर अब चर्चा हो रही, तो गुमनाम प्रत्याशी पर हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अंशुल मिश्रा जी बैठे हुए हमारे साथ, और उनके साथ अगर बात करें विपक्ष की तरफ से रितेश मोहरे जी है। हम उन दोनों मेहमानों का, विशेष मेहमानों का स्वागत करते हैं अपनी वीआईपी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमर गोठ में आपका दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अंशुल मिश्रा जी से, क्योंकि गुमनाम प्रत्याशी बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को, जिन्होंने न केवल 15 वर्ष तक यहां पर लगातार राज किया और उसके बाद भी सत्ता पक्ष पूरी तरीके से गुमनाम मानकर चल रहा है। क्या कहेंगे आप? मान्यवर, थोड़ा सा कोरोना को समझने की आवश्यकता है। आदरणीय रमन सिंह जी, जिसके ऊपर पूरी बीजेपी यह कहती है कि हमने जिसके नेतृत्व में 15 वर्ष
विकास किया है, विकास किया है, विकास किया है। वह बात अलग है कि वह विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ था, जनता का तो हुआ नहीं था। ठीक है, बीजेपी इस बात को कहती है। दूसरी ओर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री होती है। तीसरी ओर रमन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं। और चौथी बात, वो एक विधायक के चुनाव में अपना नामांकन दर्ज कराते हैं। यहां तक भी ठीक हो जाता है, जब वो नामांकन दर्ज कराने जाते हैं तो देश के केंद्रीय मंत्री अर्थात अमित शाह तथा कथित कहे जाने वाले अपने आप को घमंडी चाणक्य को बुलाया जाता है। इससे क्रोनोलॉजी समझ में आ जाती है कि रमन सिंह जी पिछले 15 वर्षों में किस प्रकार का विकास किया है कि उनके पास जनता नहीं जुड़ रही है। रमन सिंह ने पिछले 15 वर्षों में किस प्रकार का काम किया है कि उनके पास जनता नहीं जुड़ रही है। रमन सिंह विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए नजर आते हैं और 2-2 करनी पड़ती है, जबकि पिछले 5 वर्षों से वो वहां पर माननीय विधायक है राजनांदगांव में। एक बात मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी भाजपा के नेता ने यह कहा कि बीजेपी जो है वह कैडर बेस्ड पार्टी है। तो मैं संपूर्ण बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं, धरसीवा विधानसभा में के साथ ही रहे, इनके लिए थोड़ा सा स्पष्ट करें। इनके पास कवर्धा विधानसभा में इन्होंने कौन सा कैडर तैयार कर लिया, इन्होंने साझा विधानसभा में कौन सा कैडर तैयार कर लिया। ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, इसलिए इनको अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो समझ में आ जाता है हमको कि कितनी संगठन होकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल रितेश जी, आपसे सवाल है कि आखिर एक तरह से जिस तरीके से अंशुल मिश्रा जी ने एक बड़ा सवाल उठाया, एक तो घमंडिया चाणक्य बताया अमित शाह को, क्या कहेंगे? क्योंकि अमित शाह इस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन दाखिले कार्यक्रम में 16 तारीख को राजनांदगांव पहुंच रहे हैं। संस्कारधारी में वो पहुंचकर एक बड़ा रोड शो करेंगे, एक मेगा शो एक तरह से भाजपा आयोजित करने जा रही है। तो ऐसे में घमंडिया चाणक्य बताया गया है अमित शाह को। जी देखिए, जो सत्ता पक्ष के मिश्रा जी है, जो बात जो कह रहे हैं बिल्कुल बेतुका है। हम सब जानते हैं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, जहां 10 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता वाले आज पार्टी है। माननीय अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जहां पहले चुनाव में लोकसभा में यूपी का किला ढहा करके भारतीय जनता पार्टी को बड़े विजय की ओर ले गए और 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और जैसे कि हमारे मीडिया की ओर से बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवारवाद की पार्टी है, जहां केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मित्र को, क्या उनके भूपेश बघेल के नामांकन रैली में राहुल गांधी आएंगे या सोनिया गांधी आएंगे? हमारे यहाँ तो अभी अमित शाह जी राजनांदगांव में आ रहे हैं और भी बड़े नेता कई प्रकार के ऐसे जहां नामांकन होंगे वो आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता निचले स्तर तक, बूथ लेवल तक हो या शक्ति केंद्र स्तर पे हो, तो जाता ही है। क्या कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नेता वो जाना चाहता है क्या, जहां एक और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है? सब जानते हैं कि यहाँ ईडी लगातार इनके नेताओं और इनके अधिकारियों को जेल में ठूसने का काम कर रही है। ये किस मुंह से अपने नेताओं को यहाँ पर बुलाएंगे, ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए। रितेश जी, सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो आरोप लगाया है कि क्या राहुल गांधी, एक तो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो वाकई में क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में दाखिल करने क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे? अंशुल जी दे जवाब। चलिए, मैंने इनसे बहुत सारे प्रश्न किए, ये तो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, उसका जवाब देता हूं। मान्यवर राहुल गांधी जी उनके नामांकन में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन जब अगली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो पूरा गांधी परिवार और साथ ही साथ संपूर्ण कांग्रेस कमेटी उस शपथ ग्रहण समारोह में रहेगी। मैं आपको भी बुला देना चाहता हूं, बीच में नहीं बोला, मैं इस प्रकार का डिबेट पसंद नहीं करता हूं। पहले धैर्यपूर्वक सुनिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, आपको चौरासी नहीं तो इस प्रकार के डिबेट में मैं नहीं रहता हूं। शायद ये नए बैठ रहे हैं डिबेट में, इनको पहले डिबेट कराना सिखाइए। और ऐसे देवेंद्र जी इनको शांत कराइए। घोटाले का आरोप है, ईडी कभी भी इनको उठा के ले जा सकती है। बताए कि क्या रितेश जी अपन मुद्दे से ना भटके। रितेश जी, गुमनाम प्रत्याशी पर चर्चा हो रही है।
मुझे नहीं पता आप कितने अच्छे प्रवक्ता हैं। मेरा आपका साथ पहली बार बैठना हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूं, मैं बीच में ना बोलता हूं ना किसी की सुनता हूं। अगर इस प्रकार का आप डिबेट करना चाहते हैं तो किसी और प्रवक्ता के साथ या दूसरे न्यूज चैनल में बैठिए। तो मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मुझे धैर्यपूर्वक सुने। चलिए, मैं बिंदुवार तरीके से आपका जवाब देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि हमारे पास 10 करोड़ के आसपास कार्यकर्ता हैं। उन 10 करोड़ के कार्यकर्ता में धरसीवा विधानसभा में आपको एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलता है। आप किस प्रकार के 10 करोड़ के कार्यकर्ता वाली पार्टियां, आपको नेताओं की नहीं अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ जाती है। आप मुझे बताइए कि वह जो अभिनेता को आपने टिकट दिया है वो कौन से कैडर से आता है, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। उसने कौन सा धरना कर दिया लोकतंत्र में, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। उसने कौन सी लड़ाइयां लड़ ली आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। ईश्वर साहू जो व्यक्ति को आपने साझा विधानसभा से टिकट दिया है वो कौन से कैडर से आता है, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। वो ईश्वर साहू जिसने आपने साझा विधानसभा से, वो कौन सा पदाधिकारी है आपके 10 करोड़ कार्यकर्ताओं में से, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। वो बात वही है ना महोदय कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। और तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट कर दीजिए कि तथाकथित आपके कहे जाने वाले जो चाणक्य यहाँ पर आ रहे हैं, रमन सिंह जी के साथ रोड शो कर रहे हैं, मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूं कि बाकी के कैंडिडेट के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं क्या? और अगर वो बाकी के कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं कैंडिडेट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। तर्कसंगत बातें हो रही हैं, तर्कसंगत जवाब दे दीजिए। सीधा सीधा प्रश्न किया है, सीधा सीधा मैं जवाब की मैं उम्मीद रखता हूँ। बीच में बोलने और बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। रितेश जी दे जवाब। आखिर उन्होंने एक बड़ी बात कही है और बकायदा तर्क संगत बात कही है। सत्ता पक्ष अगर बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात है, बताएं। देखिए, पार्टी तय कर रही है कौन कौन से केंद्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ में भेजा जाएगा। अभी माननीय अमित शाह जी का दौरा तय हुआ है 16 तारीख का प्रश्न किया आपसे, उसका तो जवाब दीजिए। और नामांकन के लिए आएंगे। और भी कई नेताओं का ऐसा दौरा हमारे छत्तीसगढ़ में तय हो रहा है, वो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। निश्चित रूप से हर विधानसभा में कोई ना कोई स्थानीय नेता या बड़े नेता उनके नामांकन में रहेंगे, ये तय है। मैं वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इनके नेता आएंगे क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, आपने सुना नहीं महोदय। मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी जी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे और सभी लोग आएंगे। मैंने तो ओपन कर दिया आपके सामने। आपने प्रश्न किया नहीं कि जवाब मैंने पहले दे दिया। लेकिन मैंने आपसे 3 बार एक प्रश्न पूछा कि धरसीवा विधानसभा में आपने ऐसा कौन सा कैडर उतार दिया। देखिए, धरसीवा विधानसभा अपने ईश्वर साहू को कौन सा कैडर उतार दिया, इसका जवाब तो दीजिए आप। केंद्रीय सर्वे और वो अभिनेता जो है वो कौन सा कैडर किस स्थानीय पार्टी का है, कौन सा 10 करोड़ कार्यकर्ताओं में से एक है, इसका जवाब तो दीजिए आप। आप तो भूल जाते हैं, उसको बीच में बोलने लगते हैं। बिल्कुल आप पूरी बात सुन नहीं रहे। जी बताइए। जो धरसीवा से जिनको अनु शर्मा जी को लाया गया है, ऐसा नहीं वो आए हैं, वो स्वयं से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन किए हैं। और धरसीवा में आम कार्यकर्ता, आम जनता चाहती थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, तब पार्टी ने उनको टिकट दिया है। 15 दिन कोई अगर आपके यहाँ पर संघर्ष करेगा उसको टिकट मिल जाएगा, और आपके जैसा जो दिनों दिन सालों साल संघर्ष करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ आपके टिकट मिला है। देखो, दूध का पानी का पानी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौरसिया जी, आप अपने वीआईपी न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए कि जो अभिनेता इनके 15 दिन संघर्ष करता है उनको टिकट मिल जाता है, और इनके जैसे युवा जो होते हैं, जो अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा संघर्ष कर पाते हैं, जो डंडे खाते हैं, सड़कों की लड़ाई लड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखे जाते हैं और टिकट दूसरे ले जाते हैं। गजब का कैडर सेट हुआ है भैया छत्तीसगढ़ की राजनीति में। ऐसे कैडर को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करता। और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय रमन सिंह जी के जो बेटे हैं, जिनको संसदीय का टिकट दिया था, उसमें कौन सा परिवारवाद नहीं होता, थोड़ा सा स्पष्ट करिए। बहुत सारे ऐसे नए लोगों को हमने 55 लोगों को, नए लोगों को टिकट दिया है। क्या कांग्रेस में से लोगों दे रही है क्या, ये बताइए। चलिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप युवा प्रवक्ता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप नए नए बैठना चालू किए हैं, इसलिए आपको कुछ डाटा और नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आपके प्रश्न बता नहीं पा रहे हैं। अनु शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा कि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में चल के आए, हमने उनको नहीं बुलाया। और पार्टी ने देखा कि उसको टिकट दिया गया है। ये तो परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे। भैया, मेरे बस्ती के बाजू में एक युवा नेता रहता है, आपके बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो स्वयं चल कर आया था।
उसने भी टिकट मांगने का प्रयास किया था, पश्चिम विधानसभा से टिकट मांग रहा था, लेकिन आपकी पार्टी ने उसको टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि उस अभिनेता को टिकट दे दिया। अगर आप ही के फिनोमिना, आप ही के गणित को मैं मानता हूं, आप ही ये कहते हैं कि वह स्वयं चलकर आया था तो हमने टिकट दे दिया, तो ऐसे तो कई सारे विधानसभाओं से आए थे। पश्चिम विधानसभा में आपके यहाँ पर बसंत अग्रवाल नामक एक व्यक्ति था, जो सांस्कृतिक व्यक्ति था, हर प्रकार का संघर्ष करता था, बड़े बड़े सनातन को लेकर उसने प्रोग्राम कराए थे। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बसंत अग्रवाल जो समाज सेवी, उसको टिकट क्यों नहीं दिया आपने, और आपने कभी नेता को टिकट दे दिया। गजब का कैडर सेट कर रहे हैं। अगर आप ही के समीकरण को मैं लगाता हूं तो आप ही फिर इसमें फंसते हुए नजर आते हैं। अब आप मुझे को बता दीजिए कि कौन से कारण से टिकट दे दिया। ईश्वर साहू कौन सा नेता था? लगातार टिकट मांग रहे, पश्चिम विधानसभा सुबोध हरिपाल जी को टिकट देंगे क्या, आप बताइए? या आकाश शर्मा आपके पश्चिम विधानसभा टिकट देंगे क्या? फिर से प्रश्न करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। पश्चिम विधानसभा से क्या सुबोध हरिपाल जी को टिकट देंगे क्या, आप मुझे बताइए? वो भी तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर स्टैंडिंग विधायक वो तो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं ना। धरसीवा में वो कहां से अभिनेता ने जिसने कोई लाठियां नहीं खाई, जिसने संघर्ष नहीं करी, मैं तो यह समझता हूँ उससे ज्यादा लाठियां तो आपने खाई होगी। मैं समझता हूँ अगर कैडर पार्टी आप है, मैं समझता हूँ अगर कैडर पार्टी आप है, तो मैं समझता हूँ कि आप ज्यादा जेल गए होंगे, क्षेत्र में आक्रोश है, आपने ज्यादा संघर्ष किया होगा, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिल रही है महोदय? आप में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि आपको धरसीवा से टिकट नहीं मिल रही है? वो क्या चुनाव आप इस बात का जवाब दे दीजिए। आप अनुज शर्मा से रितेश जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। रितेश जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि रितेश जैसे युवा चेहरा जो संघर्ष कर रहा है, मैं यह समझता हूं कि आपने ज्यादा लाठियां खाई होंगी उस युवा नेता से, युवा अभिनेता से, माफ कीजिए, आपने ज्यादा संघर्ष किया होगा उस युवा अभिनेता से। मैं यह समझता हूं आप ज्यादा डिबेट में बैठे होंगे उस युवा अभिनेता से, पार्टी के लिए आपने ज्यादा काम किया होगा उस युवा अभिनेता से, लेकिन वो 15 दिन जुम्मा आता है, उसको अभी भी ये भी नहीं पता कि आपकी विचारधारा क्या और क्या नहीं है, और उसको आप इतनी बड़ी विधानसभा से एक गद्दावर नेता के सामने टिकट अगर आप देते हैं, तो आप कौन सा अपना कैडर सेट करते हैं? थोड़ा अपने आला कमान से पूछकर बता दीजिए, बार बार यही प्रश्न कर रहा हूं। अंशुल जी एक सवाल आपसे है कि एक तरफ आप लोग जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्हें आप गुमनाम प्रत्याशी बता रहे हैं, वहीं चर्चा कर रहे हैं अपन नाम वाले अभिनेता की, जो कि नाम वाला अभिनेता है और उसे टिकट दिया है भाजपा ने धरसीवा से। तो ऐसे में गुमनाम प्रत्याशी जो बताया जा रहा है वो कितना उचित है? वही तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मैंने आखिर धरसीवा विधानसभा ही क्षेत्र की चर्चा क्यों करना चाहिए? एक युवा नेता को जो आपके यहाँ पर प्रवक्ता बनकर बैठा है, उसके समक्ष यह बात इसलिए रखी मैंने कि एक साइड बीजेपी यह कहती है कि हमने 15 साल काम किया है, बहुत काम किया है, विकास किया है, और जिसके नेतृत्व में हमने काम किया है उसे विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लड़वाना चाहिए। वो पूर्व पहले भी वहां से विधायक लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। उसको छोड़ते हुए उसके यहाँ पर आते हैं जवाब, तो एक 15 दिन पहले एक आदमी आता है, उसको ये रातों रात टिकट देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी वहां पर क्षेत्र में नेता नहीं बचता। ये इससे स्पष्ट हो जाता है। और अमित शाह जैसा आदमी जो देश का केंद्रीय मंत्री है, अमित शाह जैसा आदमी जो बीजेपी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, जो बीजेपी में गद्दावर नेताओं में से गिना जाता है, उस व्यक्ति विशेष को आप उनके साथ रोड शो करा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि इनके यहाँ पर कितना अंतरकलह चल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार की बीजेपी राजनीति कर रही है। मतलब जो इतना गद्दावर आदमी है, जो 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, उसको ये खुद ही टिक मार्क कर रहे हैं कि वह गुमनाम व्यक्ति आज है। और जो गुमनाम व्यक्ति हैं, जो सच में पहली बार टिकट आए हैं, जहां पर अमित शाह जी को उनके पास भेजना चाहिए, उन व्यक्तियों की बात ही नहीं कर रही बीजेपी। पता नहीं किस प्रकार की राजनीति करने आमादा है। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। ईश्वर साहू को जो आपने साझा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है, ईश्वर साहू के बारे में यह पूछना चाहता हूं। उसके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन वह कितनी राजनीति में सम्मिलित रहा है पिछले 5 वर्षों में, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। उसने कितने लाठियां खाई हैं, वो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। उसने कितने बार बीजेपी का झंडा इकट्ठा किया है, काम किया है, संघर्ष किया है, क्योंकि बीजेपी कहती है ना कि मैं कैडर बेस्ड पार्टी हूं। और कैडर, जब वहां पर कैडर कहां चला जाता है इनका, धरसीवा में कैडर कहां गुम हो जाता है कैडर। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं जिसका जवाब संपूर्ण बीजेपी के पास नहीं है। अगर हिमाकत है तो रितेश जी इसका स्पष्ट जवाब देकर दूध का दूध और पानी का पानी जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हिमाकत इनके पास नहीं।
बिल्कुल रितेश जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद एक बड़ा चेहरा होते थे। 15 वर्ष तक उनके स्वर्णिम कार्यकाल को याद किया गया लंबे समय तक, और भाजपा उनके नाम पर ही सारी चीजें चलती रही। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह को उनकी ढाल बनकर आना पड़ रहा है? एक बड़ा सवाल है जी ये रितेश जी। मुख्य प्रश्न है ये। देखिए, वो ढाल नहीं, वो एक सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ आए। इसके पहले भी वो अमित शाह लगातार दौरा किए हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है वो कहाँ जाए कहाँ नहीं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी डेटा भेजाता है कि नामांकन रैली यहाँ यहाँ इस प्रत्याशी की रहेगी, तो वो स्वयं तय कर सकते हैं कि कहाँ जाए। ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। और मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि और भी कई प्रत्याशी है जहां पर केंद्रीय नेता यहाँ पर आएंगे, ये तय है। अभी अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी भी आएंगे, हमारे और भी केंद्रीय मंत्री आएंगे, ये तय है सवाल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये रितेश गुमनाम जी, व्यक्ति कह रहे हैं रितेश 15 जी बहुत सालों अच्छी का बात कही विकास आपने। देखेंगे। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने एक भी यहाँ पर लोकार्पण या एक ईंटा यहाँ रखा है क्या विकास के नाम पे? आप राजनांदगांव से लेकर के अगर रायपुर तक की सड़कें देखेंगे तो बहुत बड़ा जाल आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने फैलाया था। लेकिन जब से भूपेश की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में आज गड्ढापुर बन गया है। रायपुर के अंदर आप सदर बाजार चल देंगे या जहां चल देंगे, आज फेसबुक पे देखेंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वो देखेंगे। और गुमनामी की बात करते हैं तो इनके कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनको ढूंढना पड़ रहा है। आप धरसीवा के विधायक की बात कर रहे हैं, अनिता योगेंद्र शर्मा जी को, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए कि जब वो जाते हैं इनका पीए उनको भगा देता है। तो जहां तक अनुज शर्मा जी की बात इन्होंने बार बार बोली है, बता देता तो है। अनुज शर्मा जी के पब्लिसिटी एक से आध या वीडियो उनके है क्या आपके पास? फेमस ये होने ऐसा से आपने जब आरोप तक लगाया, कोई कांग्रेस साक्ष्य पार्टी है क्या भयभीत आपके है। पास? और भुवनेश्वर साहू के जो पिता है ईश्वर साहू, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि वहां क्षेत्र की मांग थी कि किसी साहू समाज से दिया जाए, तो क्यों ना भुवनेश्वर साहू, क्योंकि संवेदनाएं पूरी जनता की उस भुवनेश्वर साहू के परिवार के साथ है। तो रविंद्र चौबे और उनका परिवार और कांग्रेस पूरी पार्टी वहां पर साझा में डरी हुई है। या आप देखेंगे कि जब 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। और जहां कांग्रेस अपना दावा ठोकती है वो रोते हुए नजर आएगी। तो क्या माना जाए, जो ईश्वर साहू को जो टिकट दी गई है वहां से, तो वो एक तरह से चाणक्य नीति की एक चाल ही है वोट बैंक के लिए? क्या कहते हैं? मैंने बोला कि ये सर्वे के आधार पे टिकट दिया गया है और पार्टी अपनी सर्वे की है। तो भुवनेश्वर साहू जी के पिता जो है वहां पर जिताऊ कैंडिडेट है और कार्यकर्ता वहां उत्साहित है और निश्चित रूप से वो जीत करके आएंगे, ये तय है। अंशुल जी, आपसे अंतिम सवाल कि आखिर जो गुमनाम प्रत्याशी की बात हो रही है, एक बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर राजनांदगांव से मैदान में है। उनका सबसे पहला चुनाव डोंगरगांव से था, उसके बाद लगातार वो अपनी पारंपरिक सीट जो राजनांदगांव है वहां से लड़ते आ रहे हैं, संस्कार धानी से लड़ते आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होगी, क्योंकि कांग्रेस की सीटें अभी घोषित नहीं हुई है, प्रत्याशी सामने आना बाकी है, उनके सामने कौन खड़ा होगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव में अगर बात करें करुणा शुक्ला जी रही है, इसके पूर्व में अगर बात करें मुदलियार जी के परिवार से रहे, तो कहीं ना कहीं राजनांदगांव एक तरह से गढ़ बन चुका है रमन सिंह का, और उसके बाद अमित शाह का उनकी ढाल बनकर आना किस तरह देखते हैं आप? अंशुल जी, वही आपसे स्पष्ट कर रहा हूं। वो एक साइड कहते हैं कि राजनांदगांव जो है वो रमन सिंह का गढ़ बन चुका है। जब रमन सिंह जी का गढ़ राजनांदगांव बन चुका है, तो बाकी जो वहां पर गढ़ नहीं बना है वहां पर अमित शाह जी को जाना चाहिए कि उस गढ़ में जाना चाहिए? मतलब आप समझ रहे हैं कि गढ़ तो अब नहीं बना है। पिछले 5 वर्षों में जनता ने जो नकारा है वो रमन सिंह जी को पता है, इसलिए आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व को उनको मजबूरन बुलाना पड़ रहा है। सच्चाई मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब दूसरी बात जो रितेश जी से मैं पूछ रहा था कि महोदय, जैसे आपको अभी पता चल गया कि रमन सिंह जी के साथ वह आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, इन्होंने यह कहा कि आने वाले समय में भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व आएगा और बाकी लोगों के साथ भी आएगा। तो जिस प्रकार से रमन सिंह जी के बारे में आपको नॉलेज हो गया है महोदय, उसी प्रकार से अगर आपके अभिनेता के बारे में आपको नॉलेज होता तो मैं समझता हूं बहुत सही बात होती। यही तर्कसंगत बात में तो बीजेपी के प्रवक्ता जैसे अभी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही हर बार फंस जाते हैं। आज जो आपको युवा नेता को आपने टिकट दिया है, उसके साथ अमित शाह को खड़ा करना उचित था कि रमन सिंह जैसे जो खुद ही कहते हैं कि हम गद्दावर नेता है, हमारा गढ़ बना है, उनके साथ खड़ा करना उचित है। राजनीति तो यही कहती है जो नया नया आया है उसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाओ, जो गद्दावर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, वो तो कहीं ना कहीं अपनी कमान संभाल ही लेगा।
लेकिन बीजेपी में तो इसका टोटल उलट हो रहा है। जो नए आए हैं उनको पूछा नहीं जा रहा है, जो पुराने हैं उनका अस्तित्व बताने पूरे केंद्रीय नेतृत्व लग जा रहा है। तो इनकी स्ट्रेटेजी को मैं तो दूर से प्रणाम करता हूं। और आपने कहा कि कांग्रेस से कैंडिडेट कौन होगा, मैं तो यह समझता हूं कि जब से रमन सिंह जी की टिकट डिसाइड हुई है, डिक्लेयर हुई है, उस दिन से रमन सिंह जी मुझे लगता है कि भय और भ्रम की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भय और भ्रम की राजनीति इसलिए करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा टिकट डिसाइड नहीं होगा कि कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता वहां खड़ा होगा। लेकिन जो रमन सिंह ने है, मन ही मन अपनी हार मान ली। और हमारे सनातन में यह कहा होता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन से ही वो हार गए, तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उनके समक्ष खड़ा हो जाएगा, उनके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा और वह जीत कर आ जाएगा। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से स्पष्ट तौर से जो मैंने प्रश्न किया है, मैंने इनके कैडर पे प्रश्न लगाया है कि ये अपनी बीजेपी पार्टी के कैडर को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। इन्होंने कहा कि रायपुर जो है वो खोदापुर बन चुका है, मतलब रायपुर की सड़कों को हमारे शासन में खोद दिया है। अगर हमने सड़कों को खोद दिया है, इसका मतलब बीजेपी के जो आला कमान के नेता जो हुआ करते थे, जो हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कि आपने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है, मैं इनसे हाथ जोड़कर इनको बताना चाहता हूं कि अगर सड़कें खोदी जाती हैं, इसका मतलब यह होता है कि वहां कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। तभी तो हमने सड़कें खोद दी है कि ऐसे आएंगे, रातों रात आएंगे, आपके घर के बाहर की रोड खोद कर घर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। इससे आपने अपने श्री मुख से स्पष्ट कर दिया कि हाँ, हम रायपुर राजधानी में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, इसलिए सड़कें खोद रहे हैं। जिस हिसाब से हमने सड़कों को खोदा है, उसी हिसाब से सड़कों को पूरा भी किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंतता से बैठे रहिए। लेकिन रितेश जी, आपके केंद्रीय मंत्री आते हैं, सड़क परिवहन मंत्री, वो रायपुर में आकर यह कहते हैं कि रायपुर जाते ही, दिल्ली जाते ही मैं 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बनवाइए आप छत्तीसगढ़ में जितनी रोडें बनवा सकते हैं, ये उनका बयान है। आज दिनांक में एकाध किस्त आई क्या नहीं आई, थोड़ा सा आप अपने मुंह से स्पष्ट कर दीजिए। 10,000 करोड़ रुपए का वादा करके अभी 1.5 साल पहले समय सीमा की प्रतिबद्धता है, समय सीमा की प्रतिबद्धता है और जवाब आने में अभी समय लगेगा। तो ऐसे में एक बार फिर हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप दोनों वीआईपी न्यूज के हमर गोट कार्यक्रम में जुड़े और इस मुद्दे पर, जो गुमनाम प्रत्याशी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी और हम दोनों ही मेहमानों का, अंशुल मिश्रा जी का कांग्रेस से और रितेश मोहरे जी का हम भाजपा से, उनका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। तो बात हो रही थी यहाँ पर हमर गोठ में जिस तरीके से गुमनाम प्रत्याशी की, तो गुमनाम प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह को बताया जा रहा है, वहीं चाणक्य बताया जा रहा है अमित शाह को। तो एक तरह से सत्ता पक्ष पूरी तरह हमलावर है कि नए प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें कि यहाँ पर अमित शाह खुद रमन सिंह के नामांकन में दाखिल करने आ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बात है जिसमें अब केंद्रीय नेतृत्व रमन सिंह को खुली छूट नहीं देना चाह रहा है। देखने वाली बात होगी कि राजनांदगांव में ऊंट किस करवट बैठता है। एक नए मुद्दे के साथ कल फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मिशन 2023 का रण जारी है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।